नमस्कार मित्रों। सुबह सुबह आपसे मुखातिब हूँ। सुबह उठने का समय 4 और 5 बजे के बीच में अक्सर मैं उठ जाता हूँ। इसके बाद कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी काम में लगा रहूँ और बिस्तर पर पड़े रहने की आदत नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि यह प्रातः काल जो है वो बहुत ही मुफीद होगा। लंबे समय से कई मसलों पर बात नहीं हुई है। इधर गांव में रहने की वजह से महानगर की बहुत सारी गतिविधियां लगभग ठप सी रही हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से गांव के साथ जुड़ करके बहुत सारी चीजें देखने, करने, समझने का मौका मिला है, उसमें बदलते हुए गांव का जो स्वरूप है वह बहुत ही अलग तरह का है। इस पर बात तो करेंगे, लेकिन जो यह समय है वह एक अलग तरह का समय है। देश में विकास की जो स्थिति है वह कैसी हो रही है इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वैश्विक बीमारी कोरोना, जिस तरह का किसान आंदोलन, जिस तरह की महंगाई, तमाम ये चीजें बढ़ रही हैं, वह निश्चित चिंतित करने वाली बात है। ऐसे आपदा के अवसर और आत्मनिर्भरता का जो दौर है वह किस तरह से परिभाषित किया जाए, इसके लिए नए नए विचारवान, विद्वान और मनीषियों को आना होगा और इन सब पर एक अलग तरह से विमर्श करने की जरूरत है। अब तक जो आत्मनिर्भरता की परिभाषा थी वह लगभग हर तरह से समाप्त हो गई है। अब आत्मनिर्भरता क्या है और उसको कैसे परिभाषित किया जा रहा है, यह समझना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे तमाम बिंदुओं पर जो अब तक का भारत रहा है वह बदलने का प्रयास किया जा रहा है और एक नए भारत की संस्थापना सुनिश्चित होने लगी है। सत्ता की जो गरिमा है वह निश्चित तौर पर बहुत अलग तरह से चिन्हित हुई है और इस पूरी गरिमा का जो एक स्वरूप बना है वह भयावह है और निश्चित तौर पर बहुत भयावह है। जैसा कि आप जानते हैं, कई महीनों से किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है। बीच में सरकार किसानों की बातें मानना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, लेकिन उसके साथ जो उसकी अपनी शर्तें थीं वो जबरदस्त शर्तें थीं कि जो वो काला कानून लाई है उस पे बात नहीं करेगी। उसके अलावा अगर किसी भी विधा पर वो बात करना चाहते हैं, किसी भी अन्य तरह की बात करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो इस काले कानून को बिल्कुल हटाने की स्थिति में नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं, इन सब का जो लब्बो-लुबाब जो असर है, जो दिखाई दे रहा है, वह हमारे आज जीवन का एक बहुत ही भयावह दौर है। और देखा जा रहा है
आमतौर पर जो, लेकिन वो इस काले कानून को आज जीवन का एक, तो उसे किस तरह से अन्यमनस्क है देश का किसान, किस तरह से उसकी चिंताएं अलग तरह की चिंताएं हैं, ये सब विचारणीय मसला है। जैसा कि आप जानते हैं कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जो किसान का स्वरूप है, जो आमजन का स्वरूप है, अब वो धीरे धीरे मान तो रहा है तमाम उन चीज़ों को, लेकिन उसके मन से इन सब जो सांस्कृतिक विरासत जिसको कहते हैं, वह वैसे भी अलग अलग क्षेत्रों में उसका महत्व कम और ज़्यादा हुआ करता है। विभिन्न वर्गों में उसका महत्व कम और ज़्यादा हुआ करता है। अभी हमने पिछले दिनों देखा, होली के अवसर पर जो हमारा बहुजन भाई है वह परिवर्तन की बात तो करता है, वह हिंदुत्व से किनारा तो कस रहा है, लेकिन होली के अवसर पर जिस तरह से वो शराब और नशे में चूर रहा है और उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो उसके जीवन पर लगभग 3-4-5 दिन तक उसका जो नशा है, उसका खुमार है, वो अभी उतरा नहीं है और उसमें वो कहीं ना कहीं अपने को बनाए हुए है। एक बार जब कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में वो नशा उसे अंतिम दौर तक लेकर के चलता है और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उस नशे के शिकार हुए तो नशा तो नहीं छोड़ पाया उनको, लेकिन वो नशे को नहीं छोड़े और अंततः नशा भारी पड़ा और वो इस दुनिया से विदा हो गए। बहुत सारे लोग अभी उस नशे को अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हुए निरंतर उससे जुड़े हुए हैं और बराबर जो अन्य तरह से जो जीवन को जो एक सुखद आनंद और सुखद अनुभूति दे सकते हैं, वह विभिन्न प्रकार के नशों से अपने जीवन को और अपने समाज को और अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करने पर आमादा हैं। हो सकता है उन्हें आनंद मिल रहा हो, जैसे एक गुटखा खाने वाले को अपना आनंद की अनुभूति होती है। मैंने पिछले दिनों देखा कि जब कुछ मजदूर या कुछ कारीगर जो काम कर रहे थे और वो निरंतर गुटखे का सेवन कर रहे थे, लेकिन उनके उस गुटखे से जो परेशानी हो रही थी, जो हमको कष्ट हो रहा था, वह इस बात के लिए हमको बाध्य कर दिया कि मैं उनके उस गुटखे पर टिप्पणी करूं। और मैंने कहा या तो गुटखा खा लो या तो काम कर लो। ऐसे हालात में गुटखा खाने वाला आदमी गुटखा छोड़ा और जो मेरे साथ काम किया तो उसकी जो इर्द गिर्द जो बदबू थी, जो उसके गुटखे का एक दूषित प्रभाव था, उससे थोड़ा निजात मिली। पूरे समाज में छोटे छोटे बच्चे गुटखे खा रहे हैं, तमाम इस तरह की जो नशा कर रहे हैं, उनकी जो मानसिक विकृति है वह इस कदर विकृत हो गई है कि अंधे हो गए हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न उन्हें नियम, न कानून, न तौर, न तरीका और बाकी जो शिक्षा इत्यादि का स्तर है, वो तो मैं पिछली बार जब जौनपुर में मूल्यांकन करने आया था, परीक्षा लेने आया था और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यालयों में जा कर के जो गति देखी थी, तो यही संकल्प लिया था कि आगे से इस तरह के काम के लिए कम से कम मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते और बाकायदा जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो यहाँ के परीक्षक हैं, जो यहाँ के मूल्यांकन की पद्धति है, उस पे अर्थ इन्वॉल्व है। आप
आश्चर्य करेंगे कि परीक्षा के नाम पर किस तरह की तमाम जो सवित्त पोषित संस्थाएं हैं उनसे धन उगाही होती है। और उस धन उगाही में मैंने कई बच्चों से, विद्यार्थियों से बात किया तो वो विद्यालय कभी नहीं आए हैं, वो कभी भी चित्रकला विषय जैसी क्लास करने के लिए नहीं आए हैं, और वो जो कर रहे हैं वो चित्रकला है भी कि नहीं है उसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। तो ऐसी जो कुव्यवस्था और कुशिक्षा फैली हुई है उसको वो कहाँ ले जाकर के छोड़ेगी इसका कोई अंदाज नहीं है। और ऐसे ही और स्तर की भी शिक्षा है जो अपने आप में बहुत ही विचित्र सा एक स्वरूप समाज का दिखा रही है। हमें पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन यह विश्वास जरूर है कि ऐसे बहुत कम विद्यालय होंगे जहां पर की शिक्षा का स्तर ठीक होगा। अब ये सब हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक और तबका है जिसको कहते हैं कि सदियों से जो एक बार बार जिसको साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं कि वो धता बता करके चीजों को पे काबिज होना चाहता है। अब वो लोग जो धूर्तता और बेईमानी और जो अपनी ताकत के बल पर समाज को दबा के रखना चाहते थे, वो आज नए तरह से उनमें एक उभार आ रहा है। विवेक शून्यता, अमर्यादित हो जाना। कल ही मेरे एक साथी बता रहे थे कि किस तरह से इस साम्राज्य में एक जाति विशेष के लोग पूरे परिदृश्य में अपना वर्चस्व बनाने के लिए आजकल काम कर रहे हैं, और प्रशासन भी उन्हें पूरी मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और बल्कि सुन नहीं रहा है। तो ऐसे हालात में हमारा जो समाज है, ऐसे हालात में जो हमारा पूरा परिदृश्य है, जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, उसकी जो दुर्दशा हो रही है उसको रोकना बिल्कुल एक संस्थागत काम है। लेकिन अब उस संस्था को, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को बनाए रखना, उस पर बात करना, उस पर जल्दी कोई तैयार हो जाए, उस पर जल्दी कोई आपका साथ दे जाए, यह एक बहुत जटिल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैंने पिछले दिनों कुछ इस तरह के लोगों को भी देखा है कि जो अपनी ही मूल्यांकन पद्धति से सत्य, असत्य, मर्यादा इत्यादि का ऐसा दोहन, ऐसा तार तार करते हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको जैसे कुछ पता ही ना हो। तो ये इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की तमाम बातें हम यहाँ पर इस बीच रह करके महसूस किए हैं, जिसको हम सुना करते थे कि इस किस तरह से हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे लोगों में किस तरह का उत्पात पैदा हो रहा है, मानसिक विकृति आ रही है, और उन्हें इस बात का पता नहीं है कि विकास क्या होता है और विनाश क्या होता है। उन्हें विनाश और विकास की जो बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, या अंतर है, या जो फर्क है, वह महसूस नहीं होता, और पता ये चलता है कि वो विकास कर रहे होते हैं और विनाश की प्रक्रिया उसके साथ साथ चल रही होती है। अब वह विनाश की प्रक्रिया को समझना इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है। हम इस पर फिर कभी बात करेंगे कि विनाश की प्रक्रिया विकास के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो ये निश्चित तौर पर हमने आपको प्रातःकाल अपनी एक छोटी सी बात से रूबरू कराया है और आपके साथ जुड़ करके ये बात की है। तो अभी मैं अपना ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।